हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आपको पार्ट 2 पूरा समझ में आ गया। आइए पार्ट 3 में बात करते हैं। अगर जेएलपी एज एन असेट है, वही क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि एज एन असेट का मतलब क्या है। नॉर्मल है, कुछ एकदम नया नहीं है। आराम जहाँ नया होगा आपको बता दूंगा। नॉर्मल शुरू करते हैं। ईयर 1 10,000 प्रीमियम गया। व्हाट एंट्री द फर्म विल पास? एक्सपेंस है। जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। कितने से बेटा? बहुत बढ़िया, 10,000 से। ठीक है, और ये फिर हमारा कहाँ चला जाएगा? वेरी गुड, पी एंड एल के अंदर। पी एंड एल टू जेएलपी प्रीमियम। कितना बेटा? 10,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? फर्स्ट ईयर पी एंड एल बनेगा, जेएलपी प्रीमियम उसमें दिख रहा होगा कितने का? 10,000 का। बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये तो आपको पता ही है। कुछ इसमें मैंने आपको अभी तक नया नहीं बताया। वेट करो, सब आएगा। ईयर 2, ईयर 2 के अंदर क्या होगा ध्यान से देखिए। अगेन फर्म विल पे द प्रीमियम, यस और नो? सो जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद पी एंड एल डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। कितना? अब यहीं पर सारा गेम है। यहां अगर आप एक्सपेंस की तरह लेते हैं तो 10,000 रुपये चला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। बड़े ध्यान से समझना, ऐसा क्यों बेटा? सेकेंड ईयर में पॉलिसी जो है, ओहो, यहाँ सरेंडर वैल्यू है, ये उसकी सरेंडर वैल्यू है 8,000 रुपये। इसका मतलब क्या है सरेंडर वैल्यू का? कि कल दिन अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू भी हो जाती है तो कम से कम फर्म विल रिसीव 8,000 रुपये, यस और नो? Even if policy is discontinued after paying the premium of second year, still the firm will receive 8,000. Even if policy is discontinued after paying premium of second year, still फर्म विल रिसीव कितना? बहुत बढ़िया, फर्म को तब भी कम से कम 8,000 रुपये जो हैं वो रिसीव होंगे। हाँ या ना? पक्का? शो। अब बड़े ध्यान से समझो। जब हमें पता है कि व्हाटसोएवर इज द सिचुएशन, एटलीस्ट द फर्म विल रिसीव 8,000। डेथ हो गई तो पूरा मिलेगा, बट रिटायरमेंट हुआ, एडमिशन हुआ, सरेंडर कुछ भी हुआ तो कम से कम 8,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, या नहीं मिलेगा? तो दिस इज श्योर शॉर्ट अमाउंट, श्योर शॉर्ट मिलना ही मिलना है, हाँ या ना? तो हम पूरे के पूरे 10,000 को अपना एक्सपेंस नहीं दिखाते। हमें पता है कि आउट ऑफ दिस 10,000 वी हैव पेड, एटलीस्ट वी विल रिसीव 8,000। 2,000 को ही सिर्फ हम अपना एक्सपेंस दिखाएंगे। ये जो 8,000 100% कंफर्म अमाउंट है कि श्योर शॉर्ट मिलना ही मिलना है, इसको हम अपना असेट दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो पी एंड एल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये हम ट्रांसफर करेंगे, और जो आपका बाकी 8,000 रुपये हैं उसको हम जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जेएलपी प्रीमियम जो है 8,000 रुपये कहाँ चला जाएगा? जेएलपी अकाउंट के अंदर, और 2,000 रुपये जो है वो कहाँ चला गया? एक्सपेंस। ये तो आपने क्या दिखा दिया? 2,000 रुपये एक्सपेंस, और ये क्या दिखा दिया आपने उसको? असेट। देखो, प्रीमियम में 10,000 डेबिट हुआ था, 2,000 आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया। मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो रहा हो आपको। एक बार इसे हटा देते हैं। यहाँ पर लिखा 2,000, यहाँ लिखा 2,000। मैंने क्या किया? आउट ऑफ 10,000, 8,000 is the 100% confirm amount that whatsoever is the situation, firm is receive it. Yes or no? So this 8,000 I will show as an asset. So out of this 10,000, 8,000 is credited and is transferred to an asset account called as JLP account.
and rest of the 2000 is shown as an expense. So you can see that this time in the P&L, here it will be the JLP premium of rupees 2000 only, and in the balance sheet there will be an asset. On the asset side there will be a JLP of rupees 8000. समझ में आया आपको? पक्का? कोई डाउट? मतलब देखो, जितना सरेंडर वैल्यू है ना वो आपको पता है कम से कम मिलना ही मिलना है, तो आपने उसको असेट दिखा दिया। समझ में आया? तो यहां पर आपको दो बातें समझनी है। एक तो पहली क्या, वैल्यू अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, value appearing in balance sheet in respect of JLP is the surrender value of JLP। वो क्या है? surrender value of JLP है, क्योंकि हमें पता है whatsoever is the situation, at least फर्म को वो वाला अमाउंट तो मिलना ही मिलना है। हाँ या ना? पक्का? अब ध्यान से समझना, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं? हमें एज एन असेट के अंदर जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है वो कौन सी वैल्यू है? उसकी असेट वैल्यू, दैट इज द सरेंडर वैल्यू। अब इम्प्लीकेशन क्या होता है इस चीज का, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज मैं इंक चेंज कर लूं। चलिए, अगर मैं देखूं JLP as an expense versus JLP as an asset, तभी मुझे एक चीज समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने एक्सपेंस दिखाया था, अगर आपको याद हो ईयर 2 के अंदर, यहां पर ईयर 2 कहाँ गया, ये रहा, पूरा 10,000 दिखा दिया था, बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा था, यस और नो शो। और ये जब मैंने असेट दिखाया तो उस केस के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ सिर्फ 2000 रुपये दिखा है, हाँ या ना? जब P&L एज एन एक्सपेंस JLP, तो यहाँ पे JLP प्रीमियम हमने दिखाया था 10,000 से, जबकि यहाँ पर हमने P&L में JLP प्रीमियम जो है सिर्फ 2000 दिखा है, जबकि हमारा इन बोथ द सिचुएशन जो आउटफ्लो ऑफ कैश है वो कितना हुआ है? वो हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है, अब सपोज हमारी इनकम जो है बेटा वो थी लाख रुपए। ठीक है, यहाँ भी इनकम ले लेते हैं लाख रुपए। तो उससे होगा क्या, अगर आप उस सिचुएशन में थे तो आपके नेट प्रॉफिट जो है वो 90,000 है, जो आपने अपने P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर किए होंगे बाय द अमाउंट ऑफ 90,000, और उसे पार्टनर्स के बीच में ABC, सपोज 5:3:2 है, तो 45,000, 27,000 और 18,000 रुपये जो है वो बांट दिया होगा इन 5:3:2। जबकि इस केस में जो आपके नेट प्रॉफिट हैं बेटा वो कितने आएंगे? 98,000। जब आपने असेट दिखाया, आपने सिर्फ प्रीमियम 2,000 रुपये एज एन एक्सपेंस बुक किया, रेस्ट ऑफ द 8,000 आपने एज एन असेट बुक किया, तो ये प्रॉफिट आपके कितना है? 98,000। तो यहाँ पर जब आपका P&L एप्रोप्रिएशन में ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, आपका P&L यहाँ पर कितने का दिखेगा मेरे बेटे? 98,000 का। तो उसके बाद जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के अंदर, तो आप देखेंगे 98,000 डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारा बेटा कितना आ रहा है? 49,000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 9800 × 3, यहाँ आ रहा है हमारा 29,400। ठीक है, और यहाँ हम आएगा 19,600 रुपये, 9800 × 2। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी मैंने बांटा। अब अगर आप कायदे से देखें, पुरानी जब हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे, पूरा 10,000 एक्सपेंस दिखा रहे थे, यहाँ हम असेट में सिर्फ 2,000 एक्सपेंस दिखा रहे हैं, 8,000 असेट। तो पार्टनर्स को आप देखिए प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ 45,000 था, जबकि यहाँ पर वही चीज़ 49,000 है। तो इफ़ यू विल सी देयर इज अ क्लियर इंक्रीमेंट ऑफ ₹4,000 टुवर्ड्स ए
if you can see here, there is a clear increment of rupees 2400, or if you can see here 18,000 to 19,600, there is a clear increment of rupees 1600. So in total, if you will see, there is a total increment of rupees 8,000. हाँ या ना? शो ये 8,000 रुपये पार्टनर्स को शेयर इन प्रॉफिट ज़्यादा मिला। और अगर आप देखें इस केस में ये 8,000 रुपये प्रॉफिट क्यों ज़्यादा मिला, क्यों पार्टनर्स को जो हिस्सा मिला 8,000 ज़्यादा मिला? क्योंकि आपने अपना एक्सपेंस कम बुक किया, और एक्सपेंस कम बुक होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे तो पार्टनर्स का शेयर भी ज़्यादा आएगा। नहीं तो कहना ही राइट। देखिए अगर मैं समरी तैयार करूं कि JLP एज एन असेट अगर है तो हो क्या रहा है, वी आर शोइंग लेस पार्ट एज एन एक्सपेंस, हम लेस पार्ट एज एन एक्सपेंस दिखा रहे हैं, हाँ या ना? जिसकी वजह से जो टोटल नेट प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से शेयर इन प्रॉफिट्स पार्टनर्स का ज़्यादा आएगा, हाँ या ना? और दैट विल बी इक्वल टू सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। मतलब सरेंडर, आप देखो ना 8,000 पे क्या था, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो था, हाँ या ना? तो ले दे के आपको इस पूरी राम कहानी में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्या? एक क्या दो बातें। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी है, वैल्यू अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, वैल्यू जो अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, वैल्यू अपीयरिंग इन बैलेंस शीट in respect of JLP, in respect of JLP is the surrender value of JLP, point number 1 जो आपको मैंने सिखाया था। point number 2, benefit of this surrender value has been transferred to partners, वो पार्टनर्स को ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। कैसे ट्रांसफ़र हुआ वो मैंने आपको दिखाया कि तीनों को अपना शेयर इन प्रॉफिट 8,000 रुपये से ज़्यादा मिला, क्योंकि आपने उसे असेट दिखाया, उसकी वजह से आपका एक्सपेंस कम आया। तो जितना आप बैलेंस शीट में JLP की वैल्यू दिखाते हैं उसका बेनिफिट जो है वो पार्टनर्स को ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। बेनिफिट ऑफ दिस सरेंडर वैल्यू हैज़ बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू पार्टनर्स। सिर्फ ये लाइन समझाने के लिए मैं आपको पूरी ये राम कहानी जब से समझा रहा था। ये बात ध्यान रखना, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है उसका बेनिफिट ऑलरेडी पार्टनर्स को जा चुका है। क्लियर आ गया? पक्का? श्योर? तो आप जब बैलेंस शीट में JLP देखें तो एक बात आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि जो भी बैलेंस शीट में JLP दिख रही है, जैसे बैलेंस शीट में JLP दिख रही है 8,000 रुपये की, तो यहाँ पर उसने जो पार्टनर्स हैं ABC उसका बेनिफिट ले चुके हैं, उनको वो ट्रांसफ़र हो चुका है। दिख नहीं रहा, वो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हुआ है। जब आप दोनों को आमने सामने रख के समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो बेनिफिट कैसे ट्रांसफ़र हो चुका। समझ में आई बात? श्योर? तो चलिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोलता हूँ, सपोज in the beginning of थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर की बिगिनिंग में ए डिसाइडेड टू रिटायर, ए ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ अगर रिटायरमेंट होता है तो क्या मिलती है बेटा? सरेंडर वैल्यू मिलेगी, यस और नो? तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, कितने से सरेंडर वैल्यू थी कितनी? 8,000 रुपये, हाँ या ना? पक्का? यस और नो? शो। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि थर्ड ईयर की बिगनिंग में ए डिसाइडेड टू रिटायर, तो हमें 8,000 रुपये सरेंडर वैल्यू मिल गई। तो क्या अब इसके बाद ये वाली एंट्री हमें करने की ज़रूरत है? हमें क्या इसे पार्टनर्स के बीच में बांटने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। क्यों? क्योंकि जो सरेंडर वैल्यू आपको मिली है, मैंने आपको बताया था अभी, बेनिफिट ऑफ दिस सरेंडर वैल्यू हैज़ बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू पार्टनर। ये एंट्री अब करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये एंट्री कर दी तो आप खामखा डुअल बेनिफिट्स पार्टनर को दे देंगे, जो कि गलत होगा। समझ में आई बात? तो इन केस JLP अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट
एज एन असेट, सो दैट्स अ सरेंडर वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, इसी में कुछ ऐसा लिखा होता है, ध्यान से देखिए कि इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर की बिगिनिंग के अंदर, ठीक है, हुआ क्या, ए की डेथ हो गई। तो इस केस के अंदर वी विल रिसीव द फुल वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, how much amount we will receive? We will receive the entire amount of rupees 1 lakh. बट अब इसमें से बैलेंस शीट में हमारी JLP कितने की दिख रही होगी? बैलेंस शीट में हमारी जो JLP दिख रही थी वो हमारी दिख रही थी 8,000 रुपये की, यस और नो, जिसमें हमें मिले 1 लाख रुपए। बेनिफिट हमने अभी सिर्फ और सिर्फ 8,000 का ट्रांसफ़र किया है। तो आप मुझे जवाब दो मेरे लिखने से पहले, अगर आप सोच पा रहे हो तो सोचो एक बार और फिर क्रॉस चेक करना कि आपने वही सोचा, और अगर आपने वही सोचा है तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। जी हाँ, ओनली 92,000 रुपीज़ बेनिफिट, क्योंकि 8,000 का बेनिफिट ऑलरेडी जा चुका है। सिर्फ 92,000 का जो बेनिफिट है वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, और वो भी किस तरीके से, 46,000 यहाँ आएगा, ठीक है, 9200 इंटू 3, 27,600 रुपये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 9200 इंटू 2, 18,400 रुपये जो है वो जाएगा किसको, सी को। तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, ठीक है, ये बेनिफिट मिलेगा। 8,000 रुपये कम क्यों किया? क्योंकि उसका बेनिफिट ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी हैं। आप इसे एक बार पहले नोट डाउन करिए, और ये 2 पॉइंट आप इसे नोट याद रखिएगा, फिर मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन बताता हूँ कैसा होगा। देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा। सपोज़ आपको एक बैलेंस शीट गिवन हुए और उसमें आपको JLP गिवन है, तो आपको वहीं समझ जाना है कि ये एज एन असेट का क्वेश्चन है। कैपिटल आपको गिवन है सपोज X, Y और Z की, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि सपोज X डिसाइडेड टू रिटायर, X जो है वो डिसाइडेड टू हुआ रिटायर। पॉलिसी वैल्यू जो है यहाँ पे ना लिख के, हो सकता है आपको वहाँ दे दे, पॉलिसी वैल्यू इसमें यहाँ पे दे दी आपको, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। अब ये जो 10,000 दिख रही है, वी नो दिस इज द सरेंडर वैल्यू, अब इसी पे तो सारा डिस्कशन कर रहे थे। तो अब इसमें बताओ कैसे सॉल्यूशन करना है। इट्स वेरी सिंपल, वी विल रिसीव द सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। कितना रिसीव होगा बेटा, रिटायरमेंट हुआ है ना, और सरेंडर वैल्यू बताने की उससे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में जो दिख रहा है वो अपने आप में सरेंडर वैल्यू है, हाँ या ना। बैंक अकाउंट टू JLP 10,000। क्या इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट ऑलरेडी जा चुका है, तो सिर्फ एक सिंगल एंट्री होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है हमारे पास एग्जाम के अंदर कि बैलेंस शीट है, ठीक है, कैपिटल के नाम पर वी हैव X, Y, Z, और यहाँ JLP हमें दी हुई है से 20,000 की, उसमें नीचे एडजस्टमेंट में उसने दे दिया कि Z डाइज, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू रुपीज़ 1,50,000 या 1,40,000 रुपीज़, और जो PSR है वो इक्वल है। तो उस केस के अंदर बताओ क्या होगा। वी विल रिसीव, Z की डेथ हुई है, पूरी पॉलिसी वैल्यू रिसीव होगी, हाँ या ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 1,40,000 रुपये जो है वो रिसीव होंगे, जबकि इसमें से सिर्फ 20,000 का बेनिफिट गया है अभी तक, क्योंकि जो एज एन असेट दिख रहा है उसका बेनिफिट जा चुका। तो जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा वो कितना बटेगा, वेरी गुड, 1,20,000 टू X टू Y टू Z, और कितना कितना अमाउंट बटेगा, 40,000, 40,000 और 40,000, ठीक है। तो ये है आपका JLP एज एन असेट। होपफुली आपको समझ में आ गया। फर्स्ट केस में बैलेंस शीट में JLP नहीं दिख रही थी, सेकंड केस में बैलेंस शीट में JLP दिख रही है। बताने को मैं इसे ऊपर ऊपर से भी सिखा सकता था, लेकिन आपके चंदन सर की जो लाइन है क्या है, पॉइंटर इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस लाइन को पूरा कर पाया।
चलिए नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे JLPN एज एन एसेट प्लस रिजर्व, जो कि कुछ भी नहीं है, अपने एसेट कर लिया, मेन पार्ट सारा खत्म हो गया, नाउ ओनली 10% JLP लेफ्ट। थैंक यू सो मच।